दोस्तों, नोह क्लास 49 में आप सभी का स्वागत है। अपने ज्योग्राफी का चौथा लेसन पढ़ेंगे जलवायु। 3 लेसन पहले पढ़ चुके हैं। जलवायु का प्रश्न हर एग्जाम के अंदर आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पढ़ेंगे हम, मेन लाइनों को अंडरलाइनिंग करेंगे और बाकी थोड़ा हल्के से देखेंगे, ठीक है। अब अपना टॉपिक है जलवायु। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृति एवं अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों से 2 तत्व ये हैं। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडल व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम इस दिसंबर में 19 वस्त्र क्यों पहनते हैं तथा मई को गर्मी तथा असुविधाजनक क्यों होती है, एवं जून व जुलाई में वर्षा क्यों होती है। जून व जुलाई में वर्षा क्यों होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। यानी एक विशाल क्षेत्र में समय अवधि कितनी, उस जलवायु को पता कर सकते हैं। यानी एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी 30 वर्षों से अधिक में मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं का कुल योग ही क्या है, जलवायु। उस जलवायु का हम 30 वर्षों तक अध्ययन करेंगे तो वो उस मौसम की जलवायु, जैसे मौसम विविधताएं हैं, अवस्थाएं हैं, तो उसे ही क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम क्या बताता है, एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्थाओं को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडल दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। ये मौसम के तत्व में तापमान हो गया, वायुमंडल हो गया, दाब हो गया, पवन, आर्द्रता, वर्षण एक ही होते हैं। आपने वैसे ध्यान दिए होगी मौसम की अवस्थाएं प्राय एक ही दिन में कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताहों, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्थाएं लगभग भिन्न होती है। लगभग क्या होती है, एक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार, शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकता है। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के अंदर प्रभावित, अपने एक साल का वर्ष होता है तो उसको अंदर हम ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के अंदर क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। विश्व का नए जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। विश्व क्या किया गया, नए जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। क्या आप जानते हैं कि भारत के मौसम में जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों, इस संबंध हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। हम ये भी जानेंगे कि मौसम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है। मानसून शब्द यानी मानसून शब्द मौसम नहीं, यानी मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से, मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम से हुई है। अरबी शब्द है मौसम से, जिसका शाब्दिक अर्थ है क्या, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसके शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का एक अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को कैसे कहा जाता है, मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। यानी एशिया महाद्वीप में इस प्रकार की जलवायु है ना, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व ताप तथा वर्षा को लेकर देखेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम दूसरे मौसम में किस प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है। राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में लगभग तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर के द्रास का तापमान -45 डिग्री हो जाता है। यानी जम्मू कश्मीर में द्रास को क्षेत्र है, वहाँ का -45 डिग्री तापमान हो, जबकि थिरुवनंतपुरम में यह तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है।
कुछ क्षेत्रों में रात व दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है, कुछ क्षेत्रों में होता है। जरूर सही बात है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिर कर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल तथा अंडमान निकोबार में दिन व रात का तापमान लगभग समान रहता है। अब आगे देखेंगे, मेरे में बातें पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। अब वर्षण की ओर ध्यान दे। वर्षण के रूप तथा प्रकार में नहीं बल्कि उसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार वितरण में विभिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में वर्षा के रूप में होता है। देश में शेष भाग वर्षा के रूप में होता है। मेघालय में 400 सेमी तथा लद्दाख पश्चिम राजस्थान में 10 सेमी से भी कम वर्षा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के अंदर होती है और राजस्थान के और लद्दाख के अंदर सबसे कम वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लद्दाख में, उसके बाद पश्चिम राजस्थान में 10 सेमी वर्षा होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। देश के अधिकतर भागों में कब वर्षा होती है, यानी मानसून जून से सितंबर तक रहते हैं, जून से सितंबर तक होती है। जबकि कुछ क्षेत्र से तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर यानी नवंबर में होती है, यानी जब मानसून लौटता है तो वहाँ पर वर्षा होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में, यानी जहाँ पर तटीय क्षेत्र है, समुद्र के किनारे वाले, जैसे बम्बई, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जो समुद्र तटीय क्षेत्र बोलते हैं, उनके आसपास के तापमान में अंतर बहुत कम हो रहता है। वहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तर मैदान वर्षा की मात्रा सामान्य पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, यानी उत्तर के मैदान में वर्षा की मात्रा ना पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ये पूर्व भारत के अंदर तो ज़्यादा वर्षा होती है और पश्चिम भारत में कम वर्षा। जिधर राजस्थान की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर वर्षा कम होगी। ये विभिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। अब राजस्थान के घरों की दीवारें मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? तराई तथा गोवा तथा मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? क्यों वहाँ पर गोवा मैंगलोर वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है? असल में प्राय कुछ घर बांस के खंभों पर बने होते हैं। अब जलवायु नियंत्रण अपना पढ़ेंगे, जलवायु नियंत्रण के बारे में। जलवायु नियंत्रण किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं जलवायु नियंत्रण करने के लिए? जलवायु नियंत्रण करने के लिए 6 प्रमुख कारक होते हैं। नंबर 1 अक्षांश, नंबर 2 तुंगता यानी ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। यह जलवायु को नियंत्रण करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। अक्षांश हो गया, ऊंचाई हो गया, समुद्र तल से ऊंचाई होगी, वायुदाब हो गया, पवन तंत्र हो गया, समुद्र तल से दूरी होगी, महासागरीय धाराएं होगी, उच्चावच लक्षण हो गए। पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। क्यों अक्षांशों की मात्रा अलग अलग होगी? क्यों जहाँ सूर्य से अपने सौर ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो पृथ्वी के गोलाई के अनुसार क्या होती है? अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। यानी पृथ्वी से, यानी भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान में क्या आएगी? कमी आएगी, तापमान घटेगा। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी से सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तो तापमान घट जाता है। मनुष्य के धरातल से ऊंचाई की तरफ जाएगा तो तापमान घटेगा, क्यों वहाँ पर क्या है कि वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है, तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी रहती है। पहाड़ियाँ क्या होती है? गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान की अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। यानी किसी भी क्षेत्र का वायु दाब, पवन तंत्र उस स्थान की अक्षांश व ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार यहाँ तापमान व वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकालीन प्रभाव पड़ता है। समुद्र का क्या है? जलवायु पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? समकालीन प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है। लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करने लगते हैं।
महाद्वीपीय अवस्थाएं गर्मी में बहुत अधिक व गर्म व सर्दी में बहुत अधिक कहते हैं। बहुत सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महासागरीय धारें समुद्र से तट की ओर चलने वाली महासागरीय धारें यानी समुद्र से क्या चलेगी, तट की तरफ चलेगी। समुद्र से धारें कैसे चलेगी, तट की तरफ चलेगी। चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म व ठंडी जल धारें बहती है, वायु की दिशा समुद्र के तट की ओर हो तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। यानी महासागरीय धारें समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म और ठंडी जल धारें बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर होती है तो वह तट गर्म या ठंडा हो जाता है। क्यों, समुद्र से जो धारें ठंडी है तो ठंडा हो जाएगा, गर्म आएगा तो वो तट क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि विश्व के अधिकतर मरुस्थल कौन से कटिबंध में पाए जाते हैं। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। ऐसा प्रश्न सीटेट के अंदर आते हैं कई बार। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन, उच्चावर्त भी होता है। ऊंचे पर्वतीय ठंडी अथवा गर्म जलवायु को अवरोधी कहते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं। ये उस क्षेत्र में वर्षा के कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल अपेक्षाकृत क्या होते हैं, सूखे होते हैं। यानी पवनाभिमुख यानी जो पवनें चलती है उनके विपरीत ढाल होते हैं, वो क्या होते हैं, सूखे होते हैं। क्यों, उनकी विपरीत दिशा में क्या होती है, वर्षा नहीं होती। अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अंत तक देखते रहे, स्किप ना करें। यानी प्रथम कारक कौन सा, अक्षांश। प्रथम कारक कौन सा, अक्षांश। अब अक्षांश रेखा भारतीय जलवायु कैसे प्रभावित करती है। कर्क यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। कर्क रेखा कर्क व्रत देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। यानी गुजरात से तो प्रवेश करती है और मिजोरम से निकल जाती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क व्रत के दक्षिण में स्थित है और उसका कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यानी देश का आधा भाग कौन से कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा के जो नीचे का भाग है दक्षिण के अंदर से, यानी प्रायद्वीप, तो वहाँ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। जो कर्क व्रत के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय, यानी ऊपर का जो भाग है, उत्तर की तरफ जो भाग है वो कौन सा है, उपोष्ण कटिबंधीय के अंदर आता है। कर्क रेखा नीचे वाला भाग तो आएगा, कर्क रेखा के नीचे वाला भाग तो आएगा उष्ण कटिबंध के अंदर, और कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग यानी उत्तर में स्थित जो भाग वो आएगा उपोष्ण कटिबंध के अंदर। और इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। अब भारतीय जलवायु में कौन कौन सी जलवायु विशेषता, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु की विशेषताएं पाई जाती है। अब दूसरा अपना तो बिंदु है ऊंचाई, यानी ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करती है। ऊंचाई भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, यानी भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 6000 मीटर। और भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। यानी हिमालय जो अवरुद्ध का काम करता है कि मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती है भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने से इन्हें रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कई क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है, क्योंकि ये क्या जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको रोक लेता है, जो मध्य एशिया ठंडी हवाएं आती हैं उनको रोक लेता है। और इन्हीं पर्वतों में क्या कारण क्या कि मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। अब अगला बिंदु है अपना
वायुदाब और पवनें भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। भारत में जलवायु के संबंधित मौसमी अवस्था निम्नलिखित वायुदाब वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। वायुदाब, धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब देखो वायुदाब एवं पवन। भारत में जलवायु संबंधी मौसमी अवस्था निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं संचार, जैसे वायुदाब धराते, जहाँ पर वायुदाब कम होता है वहाँ पर तापमान अधिक होता है, जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ पर वायुदाब कम होगा। ऊपरी वायु परिसंचरण तंत्र पड़ेंगे, ये भी जलवायु प्रभावित करता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये भी क्या करते हैं, जलवायु प्रभावित करते हैं। भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, भारत क्या उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत कौन सा क्षेत्र उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने वाले क्षेत्र में स्थित है? ये पवने उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होती है। कौन सी पेटी से? उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती है, कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है। यानी कोरियोलिस बल पृथ्वी की तरफ पृथ्वी कोरियोलिस बल के कारण क्या होती है, ये पवने है ना दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है और विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है और एवं बहती है, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आइए अब देखें कोरियोलिस बल क्या है, ये देखें। पृथ्वी घूर्णन के कारण, यानी पृथ्वी अपने घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होने वाला आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। बस अब पूछ लिया जाए कोरियोलिस बल क्या है, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। इस बल के कारण पवने क्या करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में तो दाहिनी ओर पवने उत्तरी गोलार्ध में तो दाहिनी ओर बहेगी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरर के नियम भी कहा जाता है। अब पूछ लिए कोरियोलिस बल का किसे कहते हैं? यह पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। इस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में तो दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है, फेरर का नियम भी कहा जाता है। अब भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है, यानी शीत ऋतु के अंदर, यानी शीत ऋतु आती है सर्दी का, तो हिमालय के उत्तर में तो उच्च दाब होता है और इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले क्षेत्र महासागरीय क्षेत्र में बहती है। और ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं पूर्वी ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया उत्तरी पूर्वी भारत के निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह ग्रीष्म ऋतु होती है तो वहाँ उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ी तो वहाँ पर दिशा भी चेंज हो जाएगी वायु की। तो वायु दक्षिण में स्थित महासागर उच्च दाब वाले क्षेत्रों से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत को पार के दाहिनी ओर मुड़ जाती है। यानी हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र, यानी हिंद महासागर का उच्च दाब का क्षेत्र बनता है और भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। तो यह एक नियम है कि जहाँ पर निम्न दाब होगा वहाँ पर निम्न दाब और पवने उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलते हैं। भारत उत्तरी पूर्वी भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जबकि हिंद महासागर में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। तो इस कारण दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत को पार के दाहिनी और मुड़ते हुए भारतीय महाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। यानी पवने दक्षिण महासागर से हिंद महासागर से पवने उत्तर की तरफ की ओर बहने लग जाती है। इसके बाद में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के साथ इसे दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से इसे जाना जाता है। ये पवने कोसन महासागर ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा
करती है। इस देश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहते हैं। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेठ धारा है। अब जेठ धाराएं क्या है? जेठ धारा यानी 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच 27 डिग्री 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। यह जेठ का किन किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है। इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिम जेठ धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती है। ग्रीष्म ऋतु को छोड़ दिया जाए तो भारत के अंदर ये जेठ धाराएं है ना, पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती रहती है। इस पश्चिमी प्रभाव के द्वारा देश के उत्तर व पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ होते हैं। यानी इस पश्चिमी प्रभाव के द्वारा क्या होता है? देश के उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते रहते हैं। यानी राजस्थान, बंगाल, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इधर पश्चिमी विक्षोभ आते हैं। और गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं हिमालय की ओर चली जाती है। यानी गर्मियों के अंदर होता है कि सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेठ धारा जिसे उस उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा भी कहा जाता है। गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री अक्षांश में प्रभावित होते हैं। अब पश्चिमी विक्षोभ क्या है ये पढ़ेंगे। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाली है। सर्दी यानी शीत ऋतु में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवात या विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होते हैं। यानी भूमध्य सागर से आने वाली हवा पश्चिमी प्रवाह के कारण होते हैं। ये प्राय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित करती है। ये क्या करते हैं? भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित करती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर नवंबर के महीनों में आता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर नवंबर के महीनों में भी आता है। तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग में होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा या सुना है? नहीं सुना। अब आगे देखते हैं। ये देखो, ये भारत में उपमहाद्वीप में जनवरी के महीने में के दौरान स्थिति कैसी है? यानी एक नीचे धरातलीय पवनें चलती है, ये तो हिंद महासागर से चलती हैं। और ये उपोष्ण पश्चिमी जेठ धाराएं हैं जो डबल है। ये जो नीचे वाली है ना, ये उपोष्ण पश्चिमी जेठ धाराएं जो शीत ऋतु के अंदर चलती है। अब नीचे एक नक्शा और दिया हुआ है। ये कौन सा है? ये जून के महीने के वो जनवरी के महीने के अंदर धाराओं का किस दिशा से चलती है? ये गर्मी की यानी ग्रीष्म ऋतु में धाराएं किस दिशा है? ये धरातलीय पवन है। धरातलीय हिंद महासागर यानी दक्षिण पश्चिमी, इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। यह मानसूनी पवन देखो ऐसे चलती है भारत के अंदर। दक्षिण पश्चिमी मानसून कैसे चलती है? ऐसे चलती है जैसे ये दिखा रखा है ना प्रायद्वीपीय भारत के अंदर। ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं। ये हिंद महासागर से चलती है और आगे चल के ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अंदर दो भागों में बढ़ जाती है। अब उपोष्ण कटिबंधीय पवनें जेट स्ट्रीम, ये नीचे और दिया हुआ है। उपोष्ण कटिबंधीय पवनें या जेट, ये उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो ग्रीष्म ऋतु में चलती है। उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, ये उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ये जो नीचे क्रय रेखा से नीचे चलती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ये उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम चलती है। अब आगे देखते हैं। आगे भारतीय मानसून के बारे में हम कल पढ़ेंगे। अपना टॉपिक कल भारतीय मानसून के बारे में पढ़ेंगे। आज इतने पढ़ेंगे। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसके भारतीय मानसून के बारे में हम कल पढ़ेंगे। गुड नाइट।